अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक टॉपिक है जिसका नाम है रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स के बारे में लिखा है कि ये कलर्ड मॉलिक्यूल्स हैं और ये ऑक्सीजन कैरियर्स के तौर पर काम करते हैं। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर उसके साथ बाइंड होगी विद रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पर उसके साथ बाइंड होते हैं। बहुत सारे तरह के पिगमेंट्स जो है वो डिफरेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं। पिगमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड को इंक्रीज करते हैं, यानी पिगमेंट के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने का फ़ायदा ही होता है। तमाम नॉन रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो नॉन प्रोटीन पोर्शन होते हैं। नॉन प्रोटीन पोर्शन का मतलब ये है कि इनके पास प्रोटीन का कोई पोर्शन नहीं है। जैसे हेम के बारे में, हीमोग्लोबिन में जो हेम स्ट्रक्चर है उसकी मिसाल दी जा रही है आपके बारे में। लिखा जा रहा है कि दो टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स ह्यूमन में पाई जाती हैं जिसे आप हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन कहते हैं। इसको हम डिफरेंस के तौर पर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल पहले आप इसको सेपरेट पढ़ने की कोशिश करें। हीमोग्लोबिन के बारे में लिखा हुआ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट है मेन्स में इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स। हीमोग्लोबिन अगर कंबाइन हो जाए, हीमोग्लोबिन का जो पिगमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को 75 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। हीमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन की चेन्स मौजूद हैं और हर चेन जो है वो हीम के साथ एसोसिएट है, हीम के साथ बाइंडेड है। ठीक है, हीम के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है। आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ लूजली बाइंड हो जाता है और इस तरह ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हाई है तो पिगमेंट जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है तो ये पिगमेंट जो ऑक्सीजन क्या हो जाता है वो क्विकली रिलीज हो जाता है। तो हाई और लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिहाज से याद रखिएगा। मायोग्लोबिन के बारे में बताया जा रहा है कि ये भी हीमोग्लोबिन लाइक आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। ये मसल फाइबर्स में मौजूद होता है, इसको मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं और इसी वजह से आपका मसल का स्ट्रक्चर जो है वो रेड इन कलर होता है। इसके फंक्शंस बताए जा रहे हैं कि इट सर्व एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब होता है वक्ती तौर पर बनने वाला कंपाउंड। ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है हीमोग्लोबिन से टुवर्ड्स द मसल सेल्स। हीमोग्लोबिन से मसल सेल्स में ये आता है। हीमोग्लोबिन जो मायोग्लोबिन जो है ये कुछ ऑक्सीजन को स्टोर भी कर सकता है और ये मायोग्लोबिन को स्टोर तभी करेगा, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर तभी करेगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो वो 20 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी से कम हो। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम है तभी ये ऑक्सीजन को स्टोर करेगा। और याद रखिएगा रिलीज कब कर रहा होता है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, कम हो जाता है आपकी बॉडी में। ठीक है, रिलीज तभी करेगा जब आपकी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन एग्जॉस्टेड अमाउंट में मौजूद है, एग्जॉस्टेड अमाउंट में मौजूद है। मायोग्लोबिन के कुछ फंक्शंस बताए जा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि मायोग्लोबिन के पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसके पास भी आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है और ये एक ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है। एफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इज मच हायर एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन, यानी मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा मजबूती से बाइंड होता है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। इसके कुछ डिफरेंसेस रीड आउट कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये इसके डिफरेंस नंबर 1 ये है कि हीमोग्लोबिन के बारे में लिखा हुआ कि इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो मायोग्लोबिन के पास लिखा हुआ कि इसके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। हीमोग्लोबिन के पास लिखा हुआ है कि ईच मॉलिक्यूल्स पोजेस द 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स। अगर 4 पॉलीपेप्टाइड्स है तो जाहिर सी बात है 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स होंगे और इसके पास जो है 1 कंटेनिंग आयरन ग्रुप है। इसके पास लिखा हुआ कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है मायोग्लोबिन के बाद के एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन के बारे में लिखा हुआ कि ये रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं और मायोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड मसल्स में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मायोग्लोबिन के बारे में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में लिखा हुआ है कि ये ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटीज लेस है और मायोग्लोबिन के साथ लिखा हुआ है कि इसकी ऑक्सीजन की एफिनिटीज ज़्यादा है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि लूजेज ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन को तब लूज करता है जब 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो और ये ऑक्सीजन को तब लूज करता है जब 20 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी हो। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम या लंग्स कैपेसिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों फेसेस आ जाते हैं। ये साइक्लिक मैनर में अकर होता है और साइक्लिक मैनर में अकर होने की रीज़न ये है कि चेस्ट वॉल मूवमेंट करती है और लंग्स भी मूव करते हैं। चेस्ट वॉल की मूवमेंट और लंग्स की मूवमेंट की वजह से जो है वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो है वो एक साइक्लिक मैनर में अकर होते हैं। लिखा कि द रिजल्टिंग चेंजेस इन प्रेशर, जब ये साइक्लिक मैनर में अकर होंगे तो प्रेशर चेंज होगा, अगर प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा और अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो आपके पास जो amount of the air the lungs are capable to occupy,
वॉल्यूम्स के बारे में लिखा हुआ कि ये वॉल्यूम्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं। आगे लिखा है कि पल्मोनरी और रिस्पायरेटरी वॉल्यूम होता क्या है। पल्मोनरी और रिस्पायरेटरी वॉल्यूम ये चीज़ है कि अमाउंट ऑफ द इनहेल्ड, अमाउंट ऑफ द एक्सहेल्ड एंड स्टोर विद इन द लंग्स एट एनी टाइम इज नोन एज अ रिस्पायरेटरी और पल्मोनरी वॉल्यूम। और लिखा हुआ कि इट इज अमाउंट ऑफ द एयर दैट मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स व्हाइल ब्रीथिंग। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम के बारे में लिखा जा रहा है कि किसी भी टाइम पे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो एयर अंदर आई है, जो एयर अंदर बाहर गई है और जो एयर आपकी लंग्स में स्टोर हुई है, इन तीनों प्रोसेसेस को अगर मैं कंबाइन करूँ तो ओवरऑल इसको मैं पल्मोनरी या रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कहूँगी। रिस्पायरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम क्या कि जो हवा बाहर गई है, जो हवा अंदर आई है और जो हवा आपके लंग्स में स्टोर हुई है, ओवरऑल हम उसे क्या कहेंगे, पल्मोनरी या रेस्पायरेटरी वॉल्यूम कहेंगे। टाइडल वॉल्यूम के बारे में लिखा जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर मूव होती है इन एंड आउट विद ईच ब्रीथ, हर सांस के बदले में जो आपकी हवा अंदर और बाहर आई है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। वो टोटल अमाउंट बताई जा रही थी यहाँ पे कि जो अमाउंट इंटर हुई है, एक्सेल हुई है और जो स्टोर हुई है। टाइडल वॉल्यूम के बारे में लिखा हुआ है कि एट ईच ब्रीथ, हर सांस के बदले में जो हवा अंदर और बाहर आई है उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 मिलीलीटर होता है। इसका वॉल्यूम बताया जा रहा है कि 500 मिलीलीटर है। लेकिन अगर हम इस अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें सांस को गहरा सांस लेना को, डीप सांस जो आप लेते हैं ना उसे आप कहते हैं कि इससे आप इसके अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं 500 मिलीलीटर से। ठीक है, द सेम अमाउंट लीव्स द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सेलेशन। जाहिर सी बात है आपने जितना गहरा सांस लिया होता है इतनी ही वो अमाउंट जो होती है वो एक्सेलेशन में यूज़ होती है। नेक्स्ट लिखिए कि व्हेन वी आर एट रेस्ट और स्लीप, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या स्लीप कर रहे होते हैं तो एक्सचेंज जो होती है वो सिर्फ हाफ लीटर के बराबर ही होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बताया जा रहा है कि जब हम इंस्पायरेशन को इंक्रीज करते हैं 3000 मिलीलीटर तक, ये फोर्स्ड इंस्पायरेशन होती है। फोर्स्ड इंस्पायरेशन को हम जो है वो रिजर्व वॉल्यूम भी कहते हैं। ये आप जो गहरा सांस लेते हैं और ज़्यादा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हवा को अंदर लेके चले जाते हैं, वो 3000 मिलीलीटर तक हो सकती है और इसे हम रिजर्व वॉल्यूम भी कह सकते हैं। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसका नाम वेंटिलेशन भी है। ब्रीथिंग को वेंटिलेशन भी कहा जा सकता है। ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय इनवॉलंटरली दैट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ अवर ब्रीथिंग। हम अपनी कॉन्शियस नहीं होते हैं, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। आप डायरेक्ट सांस को कुछ देर तक तो रोक सकते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम तक आप सांस को रोक नहीं सकते। कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है आपके पास ब्रीथिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट लिखा हुआ कि वेंट्रल, लोअर पोर्शन जो है ब्रीथिंग सेंटर का एक्ट करता है कि ताकि रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन को इंक्रीज किया जा सके और इसी को हम इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। इंस्पायरेटरी सेंटर जो है आपकी ब्रीथिंग सेंटर का लोअर पोर्शन है और यह आपकी इंस्पायरेशन की गहराई को और आपके रेट को इंक्रीज करता है, इसे हम इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। एक्सपायरेटरी सेंटर किसे कहते हैं, जो आपका टॉप स्ट्रक्चर और आपका साइड वाला स्ट्रक्चर है वो आपकी इंस्पायरेशन को इनहिबिट करता है और एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट करता है, इसी रीजन को हम एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन हो सकता है आपके पास। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का आपके पास ये फंक्शन है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में लिखा हुआ है कि थ्रू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इट इज पॉसिबल टू कॉन्शियसली और कॉन्शियसली इंक्रीज और डिक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रिस्पायरेटरी मोमेंट्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जरिए से आप कॉन्शियसली और इनकॉन्शियसली अपने रेस्पायरेटरी मोमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इंसान जो है, एक ह्यूमन पर्सन की बात की जा रही है कि वो अपनी सांस को कितनी देर तक रोक सकता है, वॉलंटरली कुछ टाइम तक रोक सकता है, यानी अपने कंट्रोल में रख के उसको कुछ टाइम तक रोक सकता है। पीपल आर एबल टू होल्ड देयर ब्रीथ अंटिल द ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्लाइंस टू लो और वेरी लो लेवल। उसने कहा कि लोग जो है वो सांस को कब तक रोक सकते हैं, जब तक आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो डिक्लाइन ना हो जाए और आप बेहोश होने की हालत में होते हैं। जब आप बिल्कुल आपने काफ़ी टाइम तक अगर आपने रोक लिया तो आपकी सांस रुक जाती है और आप बेहोश हो जाते हैं, तब तक आप अपने सांस को रोक सकते हैं और जब आप बेहोश हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लिखा कि आप एक दफ़ा से बेहोश हो जाए तो रिस्पायरेटरी सेंटर दोबारा से अपना नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आप होश में तो आपने अपनी सांस को तो छोड़ना नहीं है। आप एकदम से बेहोश हो तो आपको वो दोबारा से स्ट्रक्चर जो आपका फंक्शन जो है वो दोबारा से रेगुलेट हो जाता है। लिखा हुआ कि इमोशंस एक्टिंग थ्रू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन कैन आल्सो इफेक्ट द रिस्पायरेटरी सिस्टम। इमोशंस के बारे में लिखा हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बहुत दुखी हों तो तभी आपका सांस रुकना स्टार्ट हो जाता है। कोई आपको बहुत बड़ी तकलीफ पहुंची है, कोई किसी आप दर्द तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो उन इमोशंस की वजह से भी आपका सांस जो है वो रुक सकता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।